हेलो एवरीवन, ये पार्ट 2 है हमारा। कौन सा? चैप्टर 25 का। ठीक है, चैप्टर 25 जो है हमारा सोशोलॉजी, एसेंशियल सोशोलॉजी बुक बाय नितिन सागवान एंड सीमा मैम। उनका जो है ये चैप्टर 25 है, चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ, उसका हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अभी स्टार्ट करते हैं। तो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट पे हम लोग थे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है कि कास्ट की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, तो जो हम लोग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं उसमें कास्ट कैसे एक चैलेंज की तरह देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये देखते हैं। तो ये इसका मल्टीपल फॉल्ट है कास्ट का। ठीक है, इनइक्वलिटी, सोशल फ्रिक्शन लाता है। ठीक है, रिचुअल स्टेटस, अनटचेबिलिटी, ग्रुप हेजोमेनी, ठीक है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, डिस्क्रिमिनेशन, फ्यूडल माइंडसेट। तो ये सब जो है इसका चैलेंजेस है कास्ट की वजह से आ रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राम कृष्णा मुखर्जी, इनका क्या कहना है कि कास्ट की वजह से रेट हो रहा है वो मोर फ्रिक्वेंट हो रहा है उस एरिया में जहाँ पे कास्ट वाइज जो है सोशल डिप्रिवेशन देखने को मिलता है। मेनली ये को रिलेट करता है उस क्लास से, क्लास वाइज इकोनॉमिक डिप्रिवेशन से। ठीक है, जैसे कि बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में ये ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि ये क्लास वाइज इकोनॉमिक डिप्रिवेशन की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे कास्ट वाइज सोशल डिप्रिवेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कर वेन मेंबर ऑफ अपवर्डली जो अपवर्ड कास्ट के होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि शेड्यूल कास्ट रिएक्ट करता है। ठीक है, मेंबर ऑफ अपवर्डली जो है क्या होता है कि उसमें क्या होता है, शेड्यूल कास्ट जो है रिएक्ट करता है क्योंकि टू दी एक्सेसेस ऑफ अपर कास्ट, मतलब जैसे अपर कास्ट को ज़्यादा अपना दिखाता है तो उस पर शेड्यूल कास्ट जो है रिएक्ट करता है। ठीक है, और टारगेट करता है फ्यूरी ऑफ अपर कास्ट के जो है टारगेट करता है। फिर एग्जांपल इसका मिर्ज़ापुर विलेज ऑफ हिसार हरियाणा इन 2010 हुआ था। ठीक है, तो मतलब अपवर्डली मेंबर ऑफ अपवर्डली जो है जैसे कि क्या कर रहे हैं, वो अत्याचार कर रहे हैं जैसे ही लोअर कास्ट के लोग पे, तो लोअर कास्ट के लोग रिएक्ट करते हैं और जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, कास्ट का रेट होता है। ऐसा किसका कहना है? रामकृष्ण मुखर्जी का कहना है। ये यही कहना चाह रहे हैं मोटा मोटी। उसके बाद जो है कास्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है 2 लेवल में देखने को मिला है। ठीक है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट 2 लेवल पे, एक मैनिफेस्ट लेवल है, एक लैटेंट लेवल। मैनिफेस्ट लेवल पे देखना चाहे तो क्या है भाई, तो मोर एक्यूट होता है रूरल एरिया में ये। ठीक है, अपर कास्ट जो है इसमें फियर करता है कि हम अपना जो अपर स्टेटस है उसको लूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे कास्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है एट मैनिफेस्ट लेवल। ठीक है, एफर्ट ऑफ डिप्रेस्ड जो है टू चैलेंज दी सुपरमेसी ऑफ अपर कास्ट। ठीक है, मतलब डिप्रेस जो है मतलब एफर्ट लगा रहे हैं ताकि क्या करें, जो अपर कास्ट है उसकी सुपरमेसी को चैलेंज कर सके। इसका एग्जांपल है कास्ट सेना, जो जिसमें रणवीर सेना और डायमंड सेना है देखने को मिलता है। ठीक है, तो मतलब मैनिफेस्ट लेवल पे क्या हो रहा है कि अपर कास्ट लोग डर रहे हैं कि भाई हम लोग को जो है लोअर कास्ट लोग जो है आएंगे और लोअर कास्ट के लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग को हटा देंगे, अपना मेरा जो अपना ऑथोरिटी है, पावर है, वो सब हट जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, मैनिफेस्ट लेवल पे होता है हमारा कास्ट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिप्रेस्ड लोग जो है चैलेंज करते हैं अपर कास्ट के लोग को, फिर कास्ट कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे स्टार्ट होता है। फिर लेटेंट लेवल पे क्या होता है कि बिहेवियर ऑफ कास्ट जो है एक दूसरे के साथ कैसा है उस बेसिस पे होता है। एविडेंट जो हम लोग को बहुत सारे ओकेज़न में देखने को मिलता है, जैसे कि कभी कभी इंटर कास्ट मैरिज नहीं हुआ तो वहाँ पे हम लोग को देखने को मिल गया भाई कास्ट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, और स्ट्रगल फॉर रिजर्वेशन के नाम पे कास्ट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। सोशल इंटरकोर्स, मतलब सोसाइटी में जो अपने आप को घुल मिल कर दिखाना, वहाँ पे होता है हमारा कास्ट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, उसके बाद मोर देन 150 टाइप ऑफ अनटचेबिलिटी रिकॉर्ड किया गया था आंध्रा में, ये स्टडी ऑफ प्रसाद बताता है, इसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। ठीक है, अरुण सिन्हा का क्या कहना है कास्ट कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कि कंटेम्प्रेरी कॉन्फ्लिक्ट जो अभी के टाइम पे जो कास्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, वो एक तरीके का क्लास वॉर है रैदर देन कास्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मतलब इनका क्या, ये अरुण सिन्हा का कहना है कि अभी के टाइम पे जो है क्या हो रहा है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है वो रैदर देन क्या है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि अमीर गरीबी वाला जो है कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, ये वो नहीं है हमारा जो ट्रेडिशनल कास्ट कॉन्फ्लिक्ट होता था, वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ये वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है काउजेज क्या है कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हो रहा है क्योंकि वो लोग डीप रूटेड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस किए थे हिस्ट्री से। सोशल इनइक्वलिटी है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है कास्ट के बेसिस पे, लोगों को जॉब नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, ये सब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देखने को मिलता है क्योंकि लोअर क्लास के लोग जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं अवेल कर पाते, लिमिटेड एक्सेस रहता है उनके पास। रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से भी हो रहा है कि मतलब कंट्रोवर्सी इतना क्रिएट हो रहा है कि अभी क्या हो रहा है कि
रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से भी जो है कास्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि एक तरीके का कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रहा है कि भाई लोअर कास्ट के लोगों को बेनिफिट मिल रहा है तो ये हो रहा वो हो रहा है, इस तरीके का चल रहा है। फिर पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलता है, तो मैनिपुलेशन ऑफ कास्ट आइडेंटिटी किया जा रहा है ताकि पॉलिटिकल गेन हो सके। जो पॉलिटिकल पार्टी बीच में खड़ी है, ठीक है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी भी आपको देखने को बहुत सारा मिलता है, जैसे कि बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है। इंटर कास्ट मैरिज की वजह से कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि इंटर कास्ट मैरिज तो सही मतलब अलाउड नहीं है, ठीक है। रेजिस्टेंस किया जाता है कन्फ्लिक्ट ड्यू टू मैरिंग आउटसाइड वंस कास्ट। और फिर कल्चरल स्टीरियोटाइप भी बहुत ज़्यादा है, प्रीजुडिसेस है, स्टीरियोटाइप है कि कास्ट का डिवीज़न बना हुआ है और उसको जो है हमको मेंटेन करना है, वो टूटना नहीं चाहिए। ये सब जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है तो उसको तोड़ने पे तो आवाज़ उठेगा ही, काउज होगा ही, ठीक है। मतलब कुछ लोग तो आवाज़ उठाएंगे ही, क्योंकि उनका वैसा माइंडसेट है, ठीक है। तो ये है काउजेज ऑफ कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया ताकि इसको बंद किया जाए, जो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव है, जैसे अफर्मेटिव एक्शन देखा जाए तो सबसे पहले तो रिजर्वेशन लाया गया, ठीक है। रिजर्वेशन लाया गया ताकि जो लोग इकोनॉमिकली सोशली हर तरीके से डिप्राइव्ड हैं उनको जो है हम लोग आगे बढ़ा सकें, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट दे सकें, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को एंड ओबीसी को। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बनाया गया, ठीक है। इसी तरीके से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब भी है और ओबीसी का भी नेशनल कमीशन है, ठीक है। तो ये बनाया गया ताकि सेफगार्ड कर सके राइट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट और एज वेल एज एसटी एंड ओबीसी। इन तीनों का अलग अलग है। अगर आपको आर्टिकल याद है कि ये कौन से आर्टिकल के द्वारा बनाया गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो, कि ये पॉलिटी लक्ष्मीकांत का ये क्वेश्चन है, ठीक है। लक्ष्मीकांत ने ये लिखा हुआ है, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें वो पता ही होगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट लाया गया, प्रिवेंशन टू एट्रोसिटीज़ एक्ट लाया गया, जाकि ताकि क्या हो कि एट्रोसिटीज़ जो हो रहा है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर वो ख़त्म हो सके, ठीक है। फिर एजुकेशनल इनिशिएटिव क्या क्या लाया गया कि जो डिप्राइव लोग हैं उन लोग को स्कॉलरशिप, हॉस्टल, एजुकेशनल सपोर्ट दिया जा रहा है मार्जिनलाइज कास्ट के लोगों को, ठीक है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम भी लाया जा रहा है, ठीक है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जैसे कि क्या देखा जाए तो बहुत सारा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम आप लोग गवर्नमेंट स्कीम्स में भी देखोगे, और इसको करंट अफेयर का जो स्कीम है, ठीक है, उसको इसमें क्या करो ऐड कर दो तो आपका मेंस का रेडी हो जाएगा। तो वेरियस स्कीम इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए लाया गया है, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट किया जा रहा है। इसका एक से एग्जाम्पल आप देखो तो हरियाणा में अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है तो उसको मेरे ख्याल से 1 लाख या 2 लाख कुछ पैसा अमाउंट इन जो है ना एक तरीके से दिया जाता है अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हो तो, ठीक है। इंसेंटिव कैंपेन इनकरेज किया जा रहा है इंटरकास्ट मैरिज का, ठीक है। उसके बाद कल्चरल अवेयरनेस प्रोग्राम भी लाया जा रहा है, जिससे कि लोगों को अवेयरनेस आ रहा है कि नहीं भाई ये स्टीरियोटाइप को हम लोगों को ख़त्म करना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट ने इतना सारा इनिशिएटिव लाया, ठीक है, ताकि हटाया जा सके। इसमें आप एग्जाम्पल करंट अफेयर से ऐड करके यहाँ पे जोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो थिंकर्स का क्या क्या कहना है, क्योंकि बुक में ऐसे नहीं दिया हुआ है कि कास्ट के ऊपर अलग अलग थिंकर्स का क्या क्या कहना है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे BR अम्बेडकर जी का क्या कहना है कास्ट कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया के ऊपर। तो ये बोलते हैं कि एडवोकेट कहते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मतलब कास्ट जो है ना उसको हटा दिया जाए, ठीक है, और सोशल इक्वालिटी लाया जा सके, ऐसा BR अम्बेडकर जी ने कहा। ये इम्फेसाइज करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स लाया जा सके ताकि जो है हम लोग जो कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो सब ख़त्म करें, और कैसे भाई रिजर्वेशन लाकर, ठीक है। MN श्रीनिवास जी का क्या कहना है कि ये क्वाइन के टर्म संस्कृताइजेशन जो है टर्म दिए हैं किसके ऊपर, कास्ट के ऊपर ये टर्म लेके आए हैं ये, ठीक है। ये हाईलाइट करता है प्रोसेस ऑफ लोअर कास्ट, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं हायर कास्ट की तरह ताकि क्या कर सकें सोशल मोबिलिटी ला सकें। मतलब इनका संस्कृताइजेशन क्या था आपको पता ही है कि लोअर कास्ट के लोग क्या कर रहे हैं अपर कास्ट की तरह जो है ना प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि वो लोग धीरे धीरे क्या हो सके उनके बराबर पहुंच सके, ठीक है, और सोशल मोबिलिटी ला सके खुद में, ठीक है। तो MN श्रीनिवास ने कास्ट के ऊपर संस्कृताइजेशन दे ही दिया, ठीक है, आप लोग को पता ही होगा। और ऐसे इसके ऊपर मैंने अलग से MN श्रीनिवास ने कास्ट के ऊपर क्या बोला है, ठीक है, या फिर पूरे ही सोशल डायमेंशन में क्या बोला है, मैंने एक अलग से जो है वीडियो बना रखा है। आप जाकर वीडियो जल्दी से देख सकते हो, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा उसमें, ठीक है। अब GS घूरे जी ने क्या कहा है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि MN श्रीनिवास जी ने कास्ट के ऊपर क्या कहा, तो फिर आप क्या लिखोगे, इतना छोटा टर्म तो आप लिखोगे नहीं, ठीक है, अच्छा खासा तो चाहिए ही आपको। तो उसमें मैंने वीडियो में बना रखा है, आप जाकर जल्दी से देख सकते हो। उसी तरीके से GS घूरे जी का भी बना रखा है, एंड्रे बिटल जी का भी
बना रखा है योगेंद्र सिंह का, दीपांकर गुप्ता का, इनका नहीं बना है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा फेमस नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ इनका नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बाकी ये सब जो दीपांकर गुप्ता, योगेंद्र सिंह, जीएस घुरे, हेमंत श्रीनिवास, एंड्रयू बिटल, तो ये सब काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जीएस घुरे जी का क्या, कि ये फोकस करते थे स्ट्रक्चरल फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ कास्ट के ऊपर, ठीक है। ये और क्या बोलते थे कि कास्ट जो है इंडियन सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट है और वो रहेगा, क्योंकि ये फंक्शनलिस्ट है। तो फंक्शनलिस्ट लोग कैसे होते हैं कि मतलब हर चीज़ को एक फंक्शनल तरीके से देखते हैं कि जो भी चीज़ हो रहा है किसी वजह से हो रहा है सोसाइटी में, बिना वजह नहीं हो रहा है। तो इनका ये कहना है कि कास्ट भी एक जो है पार्ट है इंडियन सोसाइटी का, बस यही कहना है, ठीक है। और पूरा डिटेल में आप जल्दी से जाके वीडियो देख सकते हो। एंड्रयू बिटल जी का क्या कहना है कास्ट के ऊपर, तो ये एग्जामिन करते परसिस्टेंट कास्ट मॉडर्न इंडिया में, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट सोशल इंस्टीट्यूशन के ऊपर। एंड्रयू बिटल जी बेसिकली काफ़ी क्रिटिकल थे, इतना याद रखना है। और ये जो क्रिटिकल थे तो कास्ट को बेसिकली जो है एंड्रयू बिटल जी ने गलत साबित किया था। ये भी, इसका भी वीडियो बना हुआ है, जल्दी से आप देख सकते हो पूरा डिटेल। योगेंद्र सिंह जी का क्या कहना है कि ये स्टडी किए थे डायनेमिक्स ऑफ कास्ट इन अर्बन सेटिंग, ठीक है, अर्बन एरिया में, मतलब कि कास्ट कैसे है, क्या डायनेमिक्स है कास्ट का, ये पढ़े थे। और इसका इम्पैक्ट जो है ग्लोबलाइजेशन पे कास्ट का क्या हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है यूपीएससी सोशोलॉजी के ऑप्शनल में, ठीक है। आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कास्ट एंड क्या है भाई, तो ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो कास्ट और ग्लोबलाइजेशन का क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देख सकते हो। तो इसके ऊपर भी जो है मैं वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगी और अपने से भी आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर दीपांकर गुप्ता जी का क्या कहना है, एनालाइज किए थे कास्ट को एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन और एक्सप्लोर किए थे इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है कंटेम्प्रेरी टाइम्स में। सूरज येंगड़े का क्या कहना है देखा जाए तो इन्होंने क्या किया कि कंटेम्प्रेरी स्कॉलर एड्रेस करे थे इशू, और ये कंटेम्प्रेरी स्कॉलर थे, तो ये इशू का किसे एड्रेस कर रहे थे, कौन से इशू को, तो दलित आइडेंटिटी को, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड स्ट्रगल ऑफ सोशल जस्टिस को। तो ये सब थिंकर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है किसके ऊपर, तो पर्सपेक्टिव ऑफ कास्ट कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया के ऊपर दिया है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इथनिक कॉन्फ्लिक्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, इतने लोग कुछ अलग लोग रहते हैं, ठीक है। इथनो मतलब क्या होता है, नेशन। ओरिजिनली यूज़ किया जाता था इसको डिनोट करने के लिए प्रिमिटिव ट्राइब और सोसाइटी को, ठीक है। ये इमर्ज किया एज अ की सोशोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट की तरह 1970 के बाद ही। इंट्रो में देखा जाए तो इथनिसिटी जो है कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। ये सिचुएशनली डिफाइंड इसको कर सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से इथनिसिटी का एक अलग अलग तरीके का डिफिनेशन बन सकता है, एक फिक्स डिफिनेशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू बैरन डे इनका क्या कहना है कि इथनिसिटी क्या है, तो क्रिएटिव रिस्पॉन्स है ऑफ द ग्रुप विच इज़ मार्जिनलाइज इन सोसाइटी। मतलब इथनिसिटी एक तरीके का रिस्पॉन्स है एक ग्रुप का, ठीक है, एक कुछ ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, उनका जो है रिस्पॉन्स है, जो लोग मार्जिनलाइज हैं, ठीक है, टू दी अदर ग्रुप, ठीक है, जो लोग अदर ग्रुप के हैं उन जो, तो ये लोग जो है क्या है, ये लोग भाई मार्जिनलाइज हैं, ठीक है। उसके बाद पुणेकर जी का क्या कहना है कि देर आर 4 मेजर प्रेमिसेस है जहाँ पे इथनिसिटी जो है इंडिया में ऑपरेट करता है, जैसे कि लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग इथनिसिटी है, रीजन के बेसिस पे अलग अलग इथनिसिटी है, ठीक है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है, साउथ हो गया, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज में तो आपको पता ही है तमिल तेलुगु ये सब अलग अलग तरीके का लैंग्वेज। रिलीजन के बेसिस पे तो पता ही है, जैसे रिलीजन हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, ठीक है, ये सब, सिख हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, ठीक है। और कास्ट के बेसिस पे तो पता ही है, अब बहुत सारे कास्ट हैं, ठीक है। फर्दर देखा जाए तो कास्ट डिवाइडेड है इनटू सब कास्ट, ठीक है। लैंग्वेज जो है डायलेक्ट्स में डिवाइड हो गया है, रीजन सब रीजन में डिवाइड हो चुका है, रिलीजन सेक्ट्स में डिवाइड हो चुका है, हेंस इनफाइनाइट इथनिक बेस है इंडिया में देखने को मिलता है। ये किसका कहना है, पुणेकर जी का कहना है, इतना लंबा चौड़ा, ठीक है, याद कर लो। उसके बाद फैक्ट्स देखा जाए तो इथनिसिटी रिक्वायर करता है इनॉर्मस पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन आफ्टर क्या है, डिस इंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। मतलब सोवियत यूनियन जैसे ही डिसइंटीग्रेट किया, पाकिस्तान हम लोग इंडिया से कटा, युगोस्लाविया कटा, ठीक है, और बहुत सारा चीज़ हुआ, जैसे कि 1911 बॉम्बिंग हुआ, ठीक है, ऑफ ट्विन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर इन न्यूयॉर्क 2011, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, पता चलता है कि इथनिसिटी जो है उसको पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, मतलब इथनिसिटी क्या है हमको उसका जो है ना एक तरीके का पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन देखने को मिला। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब जैसे इंडिया में पाकिस्तानी कट के जो उधर साइड हुआ, तो इथनिसिटी की वजह से ही ना साइड हुआ, क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस इथनिसिटी देखने को मिला, ठीक है। कुछ लोग इधर रह गए, कुछ लोग उधर रह गए, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है, यहाँ पे जो डिवाइड हो गया। तो
इथनिसिटी को एक तरीके का पॉलिटिकल डायमेंशन कब मिला, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के हैपनिंग की वजह से उसके बाद मिला। ये फैक्ट में लिखा है, बुक में लिखा है, ठीक है। कहा जाए मेजर डायमेंशन ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया देखने को मिला, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी जैसे कि देखने को मिला, जैसे कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है ना अलग अलग जो हम लोग को डिवाइड करना पड़ा इंडिया को, जैसे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है सेपरेट स्टेट बना ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बना 1956 में, ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोग अलग अलग स्टेट को अलग अलग जो है बनाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बाउंड्री रीड्रॉ किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई की इम्पोज करने के लिए हिंदी को, तो एंटी हिंदी इन साउथ भी चलने लगा, ठीक है। तो ये लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी वाला कॉन्फ्लिक्ट हो गया। रिलीजन के बेसिस पे क्या क्या हो रहा है, तो स्पेशली हिंदू मुस्लिम डिवाइड की वजह से जो है इतनी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इंडिया में। रूल वन ऑफ द काउज, मतलब कि जैसे डिवाइड एंड रूल भी जो एक बहुत सारे डिवाइड एंड रूल भी वन ऑफ द काउज है, ठीक है, रिलीजियस इथनिसिटी और रिलीजियस इतनी कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है। एग्जांपल देखने को मिला गोधरा जो हुआ था गुजरात में 2002 में, मुजफ्फरनगर में जो रैट हुआ था यूपी में 2013 में, दिल्ली में रैट हुआ था 2020 में, तो ये सब इसका एग्जांपल है। आर्यन एंड द्राविडियन देखा जाए तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने डिबंक किया है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इसके बेसिस पे आया, एंटी हिंदी मूवमेंट आया आर्यन द्राविडियन के डिवाइड के बेसिस पे। हाउएवर ये डाइल्यूटेड अभी के टाइम में देखा जाए तो काफ़ी देखने को नहीं मिलता अभी के टाइम पे आर्यन एंड द्राविडियन, ठीक है। उसके बाद आर्यन द्रविडियन मतलब पता होगा ना आपको कि कुछ लोग समझते हैं कि आर्यंस लोग जो है ना इंडिया में उधर से यूरोप तरफ से आए हैं, और इंडिया में जो पैलेस से जो लोग रहते थे वो द्राविडियन लोग थे, इंडिजीनियस लोग थे इंडिया में, ठीक है। तो सब कुछ लोगों को लगता है कि जो आर्यंस लोग जो आए हैं, ठीक है, वो इंडिया के नहीं हैं और इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया किसका है, तो द्राविडियंस लोग का है, ऐसा सोच था कुछ लोगों का, ठीक है। और इसी के बेसिस पे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, एंटी हिंदी मूवमेंट ये सब आया है, ठीक है। हैंस जे फ्रेडी का क्या कहना है, ठीक है, इन अ चैप्टर, इन्होंने एक मतलब एक चैप्टर था, ठीक है, जिसका नाम था कॉन्फ्लिक्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड ओवरव्यू, ठीक है। इसमें इन्होंने प्रोवाइड किया है हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया कि क्यों नॉर्थ ईस्ट में जो है इतनी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसका हिस्टोरिकल क्या वजह था, ठीक है। और कंटिन्यूएंस क्या था भाई, तो कंटिन्यूएंस ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ एलिनेशन, ठीक है, मतलब कॉलोनियल पॉलिसी जो था एलिनेट करने का और सेग्रीगेशन करने का इतने ग्रुप को, इस वजह से नॉर्थ ईस्ट में जो है क्या हो रहा था, इतनी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, इंडिया में। यही किसका कहना है, हैंस जे फ्रेडी का, ठीक है, अपने एक बुक के चैप्टर में जिसका टाइटल था ये। ट्राइबल आइडेंटिटी देखा जाए तो ट्राइबल आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आर्यन द्रविडियन तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, ट्राइबल आइडेंटिटी की वजह से भी क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना मेजर डायमेंशन ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया, तो यहाँ पे ट्राइबल आइडेंटिटी की वजह से भी इतनी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। जैसे कि दो ग्रुप में बटा हुआ है ट्राइबल्स लोग, एक हो गया हिमालयन के नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, और कुछ लोग जो हिंटरलैंड्स में रह रहे हैं, ठीक है, मतलब हिमालयन एरिया के लोग जो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका नॉर्थ ईस्ट वाले लोग, और कुछ हिंटरलैंड मतलब कि इधर उधर, जैसे कि इंडिया है यहाँ पे तो इधर उधर बटे हुए हैं, ठीक है, वो लोग तो डिस्टिंक्ट हैं ये लोग, अपना इनका ओन आइडेंटिटी इशू है, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, जैसे कि हिमालयन ट्राइब, ठीक है। और ये डिस्टिंक्ट कैसे हैं, तो डिस्टिंक्ट इसलिए हैं कि ये रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन नॉर्थ ईस्ट एंड असम कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ है, सन ऑफ सॉइल के ऐसा एक टेंडेंसी की वजह से हुआ है, ठीक है। फॉर इलीगल माइग्रेशन, उन लोगों को लगता है कि ये हमारा एरिया है और कुछ जो लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं उन लोग को हटाओ यहाँ से, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। वो लोग ऑटोनॉमी चाह रहे हैं ठीक है, लेकिन ऑटोनॉमी और डेवलपमेंट के नाम पे जो है क्या हो रहा है, स्टेट का एक तरीके से स्टेट जो है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर रही है। ये सब तो आपको पता ही होगा कि डिस्प्लेसमेंट इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लेट टू स्टेट टू रैंसम फॉर 6 लॉन्ग ईयर, मतलब कि असम एकॉर्ड वहाँ पे लगाया गया था 6 साल के लिए, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इतनी कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा था असम में, तो असम एकॉर्ड लगाया गया 1985 में ये साइन हुआ था, ठीक है। एग्जाम्पल देखा जाए तो अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है कुकी वर्सेस मेटी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ये क्यों हुआ था भाई, इतनी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही हुआ था, ठीक है। एफर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा किया है, लोकल लीडर्स ने और पॉलिटिकल क्लास ने, ताकि ट्राइबल आइडेंटिटी और ट्राइबल इथनिक कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग कम कर सकें, ठीक है। इतनी कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया, अब देखते हैं यहाँ पे डायमेंशन ऑफ इतनी कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया, ये PYQ है, ठीक है, याद रखो ये PYQ है, ये पूछ रखा जा चुका है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, ये PYQ है। तो
डायमेंशन ऑफ इतनी कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि क्या क्या है तो देखने को मिल रहा है। हिस्टोरिकल ग्रीवेंस, जो हिस्टोरिकल देखा जाए इवेंट, इनजस्टिस वगैरह हुआ है कुछ पर्टिकुलर एरिया के लोग को कॉलोनियल रूल की वजह से या कुछ वजह से, तो इस वजह से इतनी कॉन्फ्लिक्ट आज भी हो रहा है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट की वजह से हो रहा है कि ये टेरिटरी हमारा है, ये टेरिटरी हमारा है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ पे आप आसाम देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे माइग्रेशन नहीं करने दिया जा रहा। फिर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की वजह से भी हो रहा है, जैसे कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो रहा है बेस्ड ऑन इथनिक एंड रिलीजियस आइडेंटिटी, कि भाई हम पॉलिटिकल पार्टी भी लोग बनाए हैं तो क्या भाई, तो हम इस कास्ट के हैं, तो इस रिलीजन के हैं, तो उस बेसिस पे बनाया जा रहा है। जैसे कि और फिर हो रहा है जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका है डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट फॉर गोरखा इन दार्जिलिंग। ठीक है, ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी की वजह से इतनी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ की वजह से हो रहा है, जैसे कि इकोनॉमिक इम्बैलेंस है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इतने टेंशन बढ़ रहा है। इसका एग्जांपल है बैकवर्ड क्लास डिमांड कर रही है रिजर्वेशन फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे इतनी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से हो रहा है इतनी कॉन्फ्लिक्ट जो रूट है रिलीजियस ब्रीफ के ऊपर। एग्जांपल है इसका कम्युनल टेंशन फेस्टिवल और रिलीजियस प्रोसेसन के टाइम पे। लिंग्विस्टिक डिवीजन की वजह से हो रहा है। ठीक है, स्ट्रगल कर रहे हैं लोग कि हमें लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी मिले, ऑटोनॉमी मिले, इस वजह से हो रहा है। लैंग्वेज बेस्ड मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट तेलंगाना हुआ। ठीक है, ये लिंग्विस्टिक डिवीजन की वजह से हुआ, फिर उसको बना भी दिया गया 2014 में। फिर कल्चरल क्लैश हो रहा है, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है डिफरेंसेस इन कल्चरल प्रैक्टिस की वजह से। ठीक है, और इसका एग्जांपल है डिस्प्यूट ओवर कल्चरल इवेंट, अटायर, फेस्टिवल। ठीक है, इन सब पे भी जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ये सब है हमारा वेरियस डायमेंशन ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। इतनी कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, हिस्टोरिकल, टेरिटरी, आइडेंटिटी, सोशल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, हर तरीके से हो रहा है। आप लोग सब पढ़ लिया हो। ठीक है, अब देखते हैं कि जेम्स मेनर का क्या कहना है। ठीक है, यहाँ पे जेम्स मेनर, अकॉर्डिंग टू जेम्स मेनर इनका कहना है, ये राइट अप किए हैं इथनिसिटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के ऊपर। हिस्टोरिकली बोला जाए तो एन एकोमोडेटिव अप्रोच जो है फॉलो किया गया बाय लीडर्स जैसे कि नेहरू। ठीक है, ताकि वो इतनी कॉन्फ्लिक्ट को जो है चेक कर सकें। ठीक है, और पॉलिटिकल बार्गेनिंग को भी यूज़ किया गया है। ये किसका कहना है भाई, तो जेम्स मेनर का कहना है। ठीक है, कहाँ लिखे, इथनिसिटी इन पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसमें इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो क्या किए ये लोग, ये कुछ लीडर जैसे कि नेहरू एकोमोडेटिव अप्रोच लाए हैं ताकि जो इतनी कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम लोग ख़त्म कर सकें। ठीक है, अब इतनी कॉन्फ्लिक्ट इन क्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, इतनी कॉन्फ्लिक्ट और कहाँ कहाँ जो क्रॉस नेशनल बाउंड्रीज में कैसे कैसे हो रहा है, तो तमिल इतनी देखा जाए तो इंडिया और श्रीलंका में देखा जाए तो जैसे तमिलियन जो श्रीलंका में वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग को जो है कुछ ऑटोनॉमी, जैसे यहाँ पे श्रीलंका है। ठीक है, इंडिया से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ के जो पर्टिकुलर एरिया के लोग हैं ना, श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट के लोग, यहाँ पे तमिल लोग कुछ ज़्यादा भरे हुए हैं। ठीक है, और ये तमिल लोग जो है मांग कर रहे हैं कि हमें क्या दिया जाए, ऑटोनॉमी दिया जाए। ठीक है, ऑटोनॉमी दिया जाए, इसलिए ये लोग मांग कर रहे हैं। तो उसमें इंडिया का भी क्या कहना है कि इंडिया का कहना है कि अमेंडमेंट लाया जाए, 13A अमेंडमेंट लाया जा सके। ठीक है, कहाँ पे, श्रीलंका में। ठीक, और श्रीलंका में क्या दिया जा सके, श्रीलंका में जो इस एरिया के लोग हैं उन लोग को ऑटोनॉमी दिया जा सके। ठीक है, ताकि वो लोग अच्छे से रह सकें, क्योंकि मेजोरिटी यहाँ पे इंडियन तमिल ही देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, तमिलियन लोग जो है देखने को मिलते हैं इस एरिया में। हो गया, तो तमिल इतनी कॉन्फ्लिक्ट इंडिया श्रीलंका में हो रहा है। पंजाब में क्या हो रहा है कि लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे और रिलेटिव डिप्रिवेशन की वजह से पंजाब में भी जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, और कश्मीर में तो हो ही रहा है, देखने को मिल रहा है, रिलीजन के बेसिस पे हो ही रहा है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, और इतनी कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग जो है डिवाइड कर सकते हैं, मेजोरिटी वर्सेस मेजोरिटी में भी इनफिल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और माइनॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी में भी इतने कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अदर देखा जाए, अदर पॉइंट, तो इतनी कॉन्फ्लिक्ट जो अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान में तो कश्मीर इशू की वजह से इतनी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इसराइल पैलेस्टीन में इतनी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ज्यूज़ हैं एंड इधर ये मुस्लिम लोग हैं। ठीक है, और साथ ही साथ सूडान, साउथ सूडान कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये भी इतनी कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, ये सब एग्जांपल है बेसिकली कि कौन कौन सा इंटरनेशनल लेवल पे इतनी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इतनी रिलीजियस टेंशन हो रहा है। ठीक है, साउथ सूडान एंड
सब्सिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट। रशिया यूक्रेन में भी जो वॉर हो रहा है वो इथनिक कॉन्फ्लिक्ट ही थोड़ा बहुत माना जाएगा। ठीक है। क्रीमिया रशिया ने ले लिया, जिसकी वजह से वहाँ का जो इथनिक लोग हैं उनको ट्रिगर किया हुआ। ठीक है। और फिर टेंशन बढ़ा। सिप्रस कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जैसे कि डिवीजन ऑफ सिप्रस अलोंग इथनिक लाइन किया गया इन्वॉल्विंग ग्रीक एंड टर्किश सिप्रोइड्स। आई डोंट नो, मतलब पता नहीं इस प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं, लेकिन फिर भी चल, तो इस वजह से यहाँ पे हो रहा है। यूटोपिया इरेटिया कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वहाँ पे सेसेनिस्ट मूवमेंट हो रहा है इथोपिया एंड इरेटिया में। ठीक है। बॉस्निया एंड हेर्ज़ेगोविना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे। तो इतना कुछ जो है इंटरनेशनल लेवल पे इतनी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल आप लोगों ने देख लिया। अब इथनिक क्लिनजिंग क्या होता है, व्हाट इज इथनिक क्लिनजिंग। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। डोमिनेंट इथनिक ग्रुप सिस्टमेटिकली एलिमिनेट करता है। ठीक है, और आउट्स करता है। ठीक है, द मेंबर ऑफ माइनॉरिटी इथनिक ग्रुप, इसको कहते हैं इथनिक क्लेंजिंग। मतलब कुछ डोमिनेंट इथनिक ग्रुप हैं। ठीक है, वो लोग क्या किए, जो थोड़े बहुत छोटे मोटे इथनिक माइनॉरिटी ग्रुप है उसको साफ निकाल के फेंक दिए। तो ये होता है इथनिक क्लेंजिंग। ठीक है, एग्जांपल इसका देखने को मिले इंडिया श्रीलंका में, और इसराइल और पैलेस्तीन में भी देखने को मिलता है। ठीक है, और हिटलर ने, जैसे कि यहाँ पे टी होगा, हिटलर ने जैसे कि ज्यूस लोग को हटा दिया, मारने का कोशिश किया गया था वर्ल्ड वार 2 में। ठीक है, और तुत्सी माइनॉरिटी जेनोसाइड बाय मेजोरिटी हुटू इन रवांडा हुआ था, इसका एग्जांपल है। ठीक है, और इंडिया में जो है क्या हो रहा है, असम वाले एरिया में बांग्लादेशी माइग्रेंट्स जो आ रहे हैं, इलीगल माइग्रेंट्स। ठीक है, तो वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ये सारा का सारा दिया हुआ है बुक के अंदर। बुक खोलोगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप यूपीएससी दे रहे हो या स्टेट पीसीएस दे रहे हो, ठीक है, तो आप एसेंशियल सोशलॉजी बुक जो है ज़रूर पढ़ोगे। ठीक है, एसेंशियल सोशलॉजी बुक। ठीक है, स्टेट पीसीएस दे रहे हो, ठीक है, या यूपीएससी, तो आप एसेंशियल सोशलॉजी बुक जरूर पढ़ोगे। ठीक है, और इस बुक में जितना भी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ये वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर दिया है कि आप जो है नोट्स को पढ़ सको। ठीक है, आसानी से, और एक एक लाइन को मैंने यहाँ पे लिखा है। जितना भी आप लिखा हुआ देखोगे सब बुक का पॉइंट है मैं लिखी हुई, प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको मिल रहा है। फॉर एग्जांपल जो दिव्यांशी मैम है, जिन जो इस बार आईपीएस बनी है, ठीक है, उनका नोट्स मैं यूज़ करती हूँ ताकि अपने सोशलॉजी नोट्स में ऐड ऑन कर सकूँ। प्लस जो स्लीपी क्लासेस का जो यहाँ पे यूट्यूब पे जो भरा हुआ है, क्या स्लीपी क्लासेस का हमारा यूट्यूब पे जो भरा हुआ है, प्लस फ्री में जो मटेरियल है, ठीक है, मैं उसको भी यूज़ करती हूँ जो यूट्यूब पे है। ठीक है, उसमें से भी जो पॉइंट्स हैं मुझे लगता है कि हाँ भाई ऐड करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। ठीक है, फिर अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आशुतोष वर्सने का क्या कहना है, इनका आर्टिकल था इतनी कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविल सोसाइटी इन इंडिया बियॉन्ड 2001। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि सम टाउन सिटीज़ एरिया एंड लोकेलिटीज़ जो है मोर प्रोन है इथनिक कॉन्फ्लिक्ट से, जैसे कि देयरफॉर इथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको देखा जा रहा है लुक्ड फ्रॉम द माइक्रो लेंस लोकल लेवल इंटर इथनिक रिलेशनशिप शुड बी इम्प्रूव। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा है कि बहुत सारे टाउन सिटी एरिया में जो है लोकेलिटी में मोर इथनिक कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तो इस वजह से इथनिक कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग को थोड़ा सा और माइक्रो लेंस से देखना चाहिए। ठीक है, लोकल लेवल पे इथनिक रिलेशनशिप को जो है और इम्प्रूव करना चाहिए, यही कहा इन्होंने। ठीक है, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड मूवमेंट्स कैन बी एक्सप्लेन बाय मेनी थ्योरीज। ठीक है, बहुत सारे थ्योरी भी इथनिक कॉन्फ्लिक्ट और मूवमेंट को एक्सप्लेन किया गया है थ्योरी के द्वारा। ठीक है, तो जैसे कैलाश का क्या कहना है, इन्होंने पॉइंट आउट किया बहुत सारा एग्जाम्पल ताकि दिखाएं क्या, तो मटेरियल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है एट स्टेक है इन इथनिक पॉलिटिक्स। जो इथनिक पॉलिटिक्स हो रहा है ना, उसकी वजह से जो मटेरियल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो स्टेक पे है। इथनिसिटी जो है, इथनिसिटी क्या है, ये सिक्योर कर रहा है स्कार रिसोर्सेज को। ठीक है, इथनिसिटी लाया गया है ताकि स्कार रिसोर्स को जो है हम लोग क्या करें, जो रिसोर्सेज बहुत कम है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सिक्योर कर सकते हैं। इथनिक फॉल्ट लाइन जो है क्या है भाई, तो ये एक फसाड है, बिहाइंड इन बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंपटीशन देखने को मिल रहा है इथनिक फॉल्ट लाइन के पीछे और फॉर स्कार रिसोर्स। ठीक है, तो मतलब बेसिकली इनका क्या कहना है कि इतनी सिटी कुछ नहीं है। ठीक है, इतनी सिटी नहीं है, इतनी सिटी के पीछे बहुत सारा कंपटीशन है
इकोनॉमिक पॉलिटिकल तरीके का। और किस चीज़ के लिए कंपटीशन हो रहा है, तो स्कार रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन है, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है ना। रिसोर्सेज मतलब कि जैसे कि एम्प्लॉयमेंट लोगों को कम मिल रहा है, ठीक है, जॉब हो गया, या फिर इकोनॉमिक के तरीके से जो बेनिफिट है। उसके बाद फिर इन्वायरमेंटली लैंड हो गया, ठीक है, या फूड हो गया, ठीक है, ये सब रिसोर्सेज में ईटीसी सब रिसोर्सेज में आता है। तो ये सब के लिए जो है एक लड़ाई है इथनिसिटी, बस ये कहना है किसका, कैलाश का कहना है, ठीक है। उसके बाद रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी दिया गया। इसमें क्या कहा गया कि जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इथनिक मोबिलाइजेशन में। मतलब अगर डेवलपमेंट होगा तो इथनिक कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोवाइड करता है एक तरीके का रिसोर्स इथनिक ग्रुप को, ठीक है, एक तरीके का रिसोर्स देता है इथनिक ग्रुप को कि वो इथनिक मोबिलाइजेशन करें। और ये इंक्रीज़ करता है बार्गेनिंग पोजीशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी फॉर एक्शन, ठीक है। तो ये जो है ना एक तरीके का बार्गेनिंग पोजीशन और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी जो है एक्शन लेने के लिए इंक्रीज़ करता है। इंटरनल कॉलोनाइजेशन थ्योरी क्या है भाई, तो रिलेशनशिप बिटवीन डोमिनेंट और कोर कम्युनिटी विथ स्टेट, इसको कहते हैं, ठीक है। एंड मेंबर ऑफ माइनॉरिटी एंड पेरिफेरल कम्युनिटी, मतलब जो एक तरीके के स्टेट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ डोमिनेंट और कोर कम्युनिटी है, ठीक है। और इस साइड जो है कौन है भाई, तो यहाँ पे हमारे माइनॉरिटी लोग हैं, ठीक है, माइनॉरिटी लोग हैं। तो ये जो है यहाँ पे चल रहा है इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, तो रिलेशनशिप बिटवीन जो ये है ना वो काफ़ी एक्सप्लॉइटेड है, ठीक है, एक्सप्लॉइटेड। तो नॉर्थ ईस्ट जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है, ब्लेम करती है गवर्नमेंट को फॉर इंटरनल कॉलोनाइजेशन, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग जो कुछ लोग हैं ऐसे, तो वो उधर के ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद कल्चरल डिप्रिवेशन थ्योरी आता है। इसमें क्या किया गया कि इसमें बोला जाता है कि इंड्यूसमेंट जो है कम फ्रॉम फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी अमॉन्ग इथनिक माइनॉरिटी। इथनिक माइनॉरिटी के अंदर जो है क्या है भाई, तो एक तरीके का फीलिंग है इनसिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ गेटिंग लॉस्ट इन द सी ऑफ मेजोरिटी। इस वजह से जो है इतनी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इसका एग्जांपल बेस्ट देखने को मिलेगा बांग्लादेशी इन असम के लोग जो है वहाँ पे उन लोगों को लगता है कि बांग्लादेशी आके उन लोग का जो जगह है वो छीन लेंगे। इनसाइड वर्सेस आउटसाइडर तरीके की वजह से होता है, जैसे कि एक्सेसिव एथनोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू लोग देख रहे हैं, जैसे कि ये हमारा एरिया है, हम इनसाइडर हैं, ठीक है। तो इस तरीके, और कोई भी बाहर से आता है तो वो आउटसाइडर है, ठीक है। तो इस तरीके का जो टेंडेंसी होता है, ठीक है, उस वजह से क्या हो रहा है, इतनी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इतना सारा थ्योरी था इतनी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। इसके बाद हम लोग का वीडियो आएगा कम्युनलिज्म के ऊपर, और फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए, तभी आगे का सीरीज़ आ पाएगा, नहीं तो फिर अब प्रीलिम्स का डेट आ चुका है, पता ही है आपको, और नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है वीडियो बनाना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।